अगर आप एक सीएमए स्टूडेंट्स हैं तो आपको सीएमए के फाउंडेशन के अंदर मालूम ही होगा कि आपका सब्जेक्ट जो अकाउंटिंग है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो क्लास 11-12 में पढ़ाई गई है आपको, ये 70% सिलेबस कवर करती है। और दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप सीएमए के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पढ़ाई जाएगी। अब फाउंडेशन लेवल पे जो 30% का जो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बेसिक थ्योरी है। इसका एक्चुअल पूरा सब्जेक्ट जो है वो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बेसिक थ्योरी है जो, और उसका वेटेज भी अच्छा खासा है, उस बेसिक थ्योरी का 30% का वेटेज है। मैं तो कहूँगा कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का 30% कवर करना बहुत ज़्यादा आसान है। समझ में आई मेरी बात? तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही कॉस्ट अकाउंटिंग का जो 30% वाला पोर्शन है ये कवर करके दूंगा। ठीक है जी। आपको ये बेसिक थ्योरी समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और आप आसानी से इस कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी को समझ सकेंगे, जिससे फाउंडेशन में भी आपका काम आसान हो जाएगा। और कल को जाकर जब आप इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग के मालूम रहेंगे। ठीक है, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें समझना है वो है कुछ फ्यू इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब मैं आपको पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है, तो ये ज़रा मैं 4 टर्म्स जो हैं पहले इनके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म तो यही आती है कि कॉस्ट किसे कहा जाता है। चले भाई, देखो मेरे बच्चे, ऐसा है, मान लेते हैं मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो ख़र्चा मुझे करना पड़ेगा, अजी क्या कहा, अगर मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ या फिर मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ और इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मुझे कोई ख़र्चा करना पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट है। बड़ी सिंपल सी बात है। डेफिनेशन देख लीजिए, कॉस्ट इज़ डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन। कॉस्ट एक तरीके का एक्सपेंडिचर है जो इनकर्ड हो रहा है किसके ऊपर सर, या तो प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कॉस्ट है, आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कॉस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं एक वुडन चेयर बना रहा हूँ, तो उस वुडन चेयर पर मैं कुछ अमाउंट खर्च करूँगा, जैसे कि उसका मटेरियल ख़रीदूँगा, लकड़ी लेकर आऊँगा, वुड लेकर आऊँगा, फिर जो उस वुडन टेबल को बनाएगा, जो उसके ऊपर काम करेगा वर्कर, मैं उसको लेबर चार्जेस पे करूँगा। या फिर और भी खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि फेविकॉल का खर्च हो सकता है ना, और मैं कुछ कीले वगैरह लेकर आऊँगा और मैं उस पर पेंट करूँगा, तो ये सारा खर्चा होगा। इन सभी खर्चे को जोड़कर मुझे पता लग जाएगा कि मुझे उस वुडन चेयर को बनाने की क्या कॉस्ट आ रही है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने पे अगर कोई ख़र्चा होता है तो उसी को कॉस्ट कहा जाता है। अब हमें कॉस्ट वर्ड का मतलब समझ आ गया। अब हम अगली टर्मिनोलॉजी जो सीखेंगे उसका नाम है कॉस्टिंग। कॉस्ट, अब आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या चीज़ है? देखो जी, कॉस्टिंग एक टेक्निक का नाम है, टेक्निक का, और एक प्रोसेस का नाम है। सर, ये किस चीज़ की टेक्निक है और ये किस चीज़ की प्रोसेस है? असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट पर होने वाला खर्चा कॉस्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट पर जो खर्चा हो रहा है
मैं उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, उस कॉस्ट को पता करना चाह रहा हूँ कि आखिर उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आ क्या रही है। जब मैं किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की कॉस्ट को पता करने की कोशिश करता हूँ तो उस प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं। आ गई बात समझ? तो कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है। असर्टेन का मतलब है पता लगाना, डिटरमाइन करना। समझ में आई बात या नहीं आती? सर मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता करने का जो प्रोसेस है वो कॉस्टिंग कहलाएगा। बिल्कुल। अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो उस सर्विस के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को पता करने के प्रोसेस को कॉस्टिंग कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। सर अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ और उस प्रोडक्शन में प्रोसेसेस फॉलो होते हैं और मैं किसी प्रोसेस की कॉस्ट पता करने की कोशिश करूँगा तो उसे भी कॉस्टिंग कहेंगे। बिल्कुल उसे कॉस्टिंग कहेंगे। ठीक है जी। तो कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से कॉस्ट को पता लगाया जाता है। समझ में आई? और मेरे बच्चे अगर आप कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं ना तो उस प्रोसेस के अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से वो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कॉस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्टिंग एक तरह की टेक्निक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उस टेक्निक के अपने कुछ प्रिंसिपल होने वाले हैं, रूल्स होने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे और अपने प्रोडक्ट की और अपने सर्विस की कॉस्ट को पता करेंगे। कॉस्ट गुड्स और सर्विसेज पर होने वाला खर्चा, और अगर मैं उसी खर्चे को, उसी कॉस्ट को असर्टेन करने की टेक्निक लगाऊंगा तो उसी को कॉस्टिंग कहेंगे। समझ में आई बात या नहीं आती? ठीक है सर। अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों को मालूम है ना, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, उससे फिर लास्ट में P&L और बैलेंस शीट बनाया। तो ये एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस के अंदर आपका मेन पर्पस था कॉस्ट को अकाउंटिंग करना, मतलब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। समझ में आई बात? यानी जर्नल में आपने, लेजर में आपने क्या किया? रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया ना। एसेट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन किया, लाइबिलिटीज़ के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया, एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया, इनकम रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया, एट दी एंड जाकर प्रॉफिट निकाल लिया। समझ में आई बात या नहीं? लेकिन यहाँ पर वर्ड अकाउंटिंग नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा? सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है गैदरिंग ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं मेरे बच्चे? गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। रिलेटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्ट थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट थे कि आप प्रॉफिट और लॉस को पता करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट थे आप नेटवर्थ पता करें बैलेंस शीट के थ्रू। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुई? अकाउंटिंग करना, यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना जिससे कॉस्ट के ऑब्जेक्ट्स को अचीव किया जा सके। समझ में आई बात या नहीं आती? और ये अकाउंटिंग आप कर क्यों रहे हैं? ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप किसको दे सकें? अपनी मैनेजमेंट को दे सके, और मैनेजमेंट उसकी मदद से क्या ले सके? डिसीजंस ले सके। समझ में आई? अब सर कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स के इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट क्या करेगा? मेरे बच्चे मैनेजमेंट जो है ना डिसीजन लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप मैनेजमेंट को कॉस्ट के रिकॉर्ड्स इकट्ठा करके देंगे ना तो मैनेजमेंट सोचेगा क्या यार किसी पर्टिकुलर जगह पर कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेंट की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी, सैलरी की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी, रॉ मटेरियल कितना परचेज़ किया उसकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी। अब मैनेजमेंट सोचेगा क्या हम ज़्यादा पैसों का रॉ मटेरियल तो नहीं खरीद रहे, क्या हम एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी तो नहीं दे रहे, क्या हम अपनी जगह का रेंट तो नहीं ज़्यादा दे रहे, है ना। सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट को सोचने का मौका मिलेगा।
अगर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होगी ही नहीं तो मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे एक बेहतर डिसीजन ले पाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके देता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? कॉस्ट इंफॉर्मेशन, एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, सारी इंफॉर्मेशन नहीं, कॉस्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके देता है और उसकी मदद से वो इंफॉर्मेशन आप अपनी मैनेजमेंट के आगे रखते हैं और मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है ताकि आप डिसीजंस ले सकें। समझ में आई बात या नहीं आती? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड को पढ़ा है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड को, तो मैं ज़रा आपको बताता हूँ, आप लोगों ने ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था और जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने खुद के पर्पस थे, अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस पता करना, जैसे कि बैलेंस शीट बनाकर बिजनेस की नेटवर्थ पता करना, है ना, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट थे। टैक्सेशन, कितना टैक्स हम पे करेंगे, प्रॉफिट पे डिपेंड करता था। समझ में आई बात या नहीं आती? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी अपने कुछ ऑब्जेक्ट थे और इन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ही आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते थे। ये ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के भी अपने कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मैं ज़रा उनके बारे में पहले लिख दूं, हालांकि वो आएंगे अभी। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि मुझे मेरी कॉस्ट का पता लग सके, मैं जो कॉस्ट पता करूं मैं उस कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करूं, है ना, मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकूं। ये है मेरे ऑब्जेक्टिव्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के भी अपने ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन वो सारे ऑब्जेक्टिव ना मेजरली आपको कॉस्ट से रिलेटेड मिलेंगे। अच्छा देखो, कॉस्ट पता करने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा बताऊं क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर पाते हैं। अगर मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में, आप एक मोमो वाले से भी जाकर पूछेंगे ना कि भाई तूने अपने इस मोमो का प्राइस कैसे डिसाइड किया कि तू एक मोमो की प्लेट के कितने पैसे चार्ज करेगा, तो सबसे पहले वो ये सोचता होगा कि इस मोमो की प्लेट की कॉस्ट क्या आती है, फिर वो उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसका प्राइस फिक्स कर कर अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है। तो कॉस्ट को पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है भाई। और आप जब अपना प्राइस फिक्स करेंगे तभी तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पता कर पाएंगे। समझ में आई बात? ये नहीं आती? तो कॉस्ट असर्टेन करना, कॉस्ट रिड्यूस करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, प्राइस फिक्स करना, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती? जी सर, बिल्कुल समझ आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको ये बातों का पता होना ज़रूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, इन्होंने कहा भाई देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस है जिसमें ना कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जा रहा है, मतलब कॉस्ट इकट्ठा की जा रही है, थ्रू विच द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट इज़ कैलकुलेटेड। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, इन्होंने कहा भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट को इकट्ठा करना, कॉस्ट को एक्यूमुलेट एक जगह इकट्ठा करने को ही कहा जाता है। अब इसकी मदद से क्या होता है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की क्या कॉस्ट आ रही है, मेरे इस पर्टिकुलर प्रोसेस की क्या कॉस्ट आ रही है, जो एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, वो सारी चीज़ें मैं पता कर सकता हूँ। समझ में आई बात या नहीं आती? अब जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना एक प्रोसेस होता है। समझ में आई? और अगर मुझसे कल को किसी ने पूछ लिया कि यार जो रॉ मटेरियल आपके पास आता है इसको फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करने में जो आपका प्रोसेस अप्लाई होता है उस प्रोसेस की कॉस्ट क्या है, वो मुझसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं पूछ रहा, वो मुझसे फिनिश गुड की कॉस्ट नहीं पूछ रहा, वो मुझसे ये पूछ रहा है कि उस प्रोसेस में क्या खर्चा आया। तो ये प्रोसेस के खर्चे को मैं तभी बता पाऊंगा जब मैंने अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की होगी। समझ में आई? अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी।
एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्ट को पेंट करना एक एक्टिविटी हो सकती है, प्रोडक्ट को असेंबल करना एक एक्टिविटी हो सकती है। जिस तरीके का प्रोडक्ट उस तरीके की एक्टिविटी। अब मुझसे पूरे प्रोसेस की कॉस्ट ना पूछकर किसी ने पूछ लिया कि ये पेंट करने की क्या कॉस्ट आती है, तो ये तो मैं तभी बता पाऊंगा ना जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त आप अपने पास कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, उस कॉस्ट को गैदर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं जो आपकी हेल्प करता है कि आप अपने ऑपरेशन, प्रोसेस, एक्टिविटी, प्रोडक्ट, जिस चीज़ की कॉस्ट पता करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, हर अकाउंटिंग के एंड में ना एक चीज़ ज़रूर आती है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग का भी यही काम है। जैसे मैंने अभी बताया, कॉस्ट पता करके आप अपना एक प्राइस फिक्स करते हो और जो प्राइस आप फिक्स करते हो उससे आप अपना प्रॉफिट निकाल पाते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एट दी एंड जाकर यही ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि आप अपने प्रॉफिट को पता कर सको। समझ में आई बात? हाँ जी सर। तो कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट क्या चीज़ है? एक प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, एक सर्विस, उस सर्विस को बनाने का खर्चा कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं वो कॉस्ट पता करना चाहता हूँ, उस कॉस्ट को एनालाइज करना चाहता हूँ, उस कॉस्ट को मेजर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो टेक्निक और प्रोसेस लगेगा वो कॉस्टिंग कहलाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, ताकि आपकी मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, आपकी मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी पता कर सके, और आपकी मैनेजमेंट को अगर जानना हो कि प्रोसेस की कॉस्ट क्या है, ऑपरेशन की कॉस्ट क्या है, एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, वो चीज़ भी आप पता कर सकें। समझ में आई बात या नहीं आती? चलो, कॉस्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी पे। कॉस्ट अकाउंटेंसी, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने ना दो टर्म सीखी थी ऊपर, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आई बात नहीं? तो कॉस्टिंग एक टेक्निक है और कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग एक जॉब है, कॉस्टिंग एक प्रोसेस है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक जॉब है। और ये दोनों चीज़ें जिस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ते हैं ना, उसे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी आपके लिए आपका एक सब्जेक्ट है जो आपको कॉस्टिंग सिखाएगा, जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करना सिखाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो आपको सिखाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे होती है। समझ आई बात है? जो आपको बताएगा कि आप जो ये कॉस्टिंग सीख रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर रहे हैं उस कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे, क्या टेक्निक्स होंगी। समझ में आई बात या नहीं आती? देखिए फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको मैंने कॉस्टिंग वर्ड का मतलब बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब बताया था। कॉस्टिंग एक टेक्निक को कहा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। लेकिन ये दोनों काम कैसे होने हैं? इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, उस सब्जेक्ट को कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। मुझसे कोई कहे कि भाई मुझे ना कॉस्टिंग सीखनी है, यानी मुझे ऐसी टेक्निक सीखनी है जिससे मैं कॉस्ट अंडरस्टैंड कर सकूँ, कॉस्ट पता लगा सकूँ। मुझसे कोई कहे कॉस्ट अकाउंटिंग सीखनी है, मुझे ना रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के प्रोसेस को सीखना है, तो मेरे बच्चे इन दोनों के ना कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। दोनों कामों को करने के अपने अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स होंगे। जब वो रूल्स और प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे, उन्हें सीखेंगे और आपको कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग करनी आएगी, तो इसका मतलब आप कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? जी सर। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कोशिश करना कि कॉस्ट कंट्रोल हो सके। असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, पता लगाना कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग,
इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना मैनेजमेंट को ताकि वो अपने डिसीजन ले सके। अब कॉस्ट कंट्रोल करना, प्रॉफिट पता लगाना, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो डिसीजन ले सके। अभी यही बातें मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में बता रहा था ऊपर कि ये सारे काम कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं। अब आप मुझसे कहेंगे सर यही काम कॉस्ट अकाउंटिंग से भी कर रही है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक एक जॉब है जो आपको परफॉर्म करनी है, लेकिन वो जॉब कैसे परफॉर्म करनी है वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको। तो जो काम जो ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का है, जो ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग का है, तो वही सेम ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटेंसी का होगा ना भाई। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया वही चीज़ या कॉस्ट अकाउंटेंसी बता रही है आपको, ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लोग समझ चुके हैं कॉस्ट खर्चे को कहते हैं, कॉस्टिंग एक टेक्निक को कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को कहते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एक प्रिंसिपल, एक डिसिप्लिन है। जैसे आप जब 12th में आए थे तो ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस 3 डिसिप्लिन थे ना, आपने कॉमर्स को चूज़ किया। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंसी एक डिसिप्लिन है जो आपको ये कॉस्टिंग की टेक्निक और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सिखाएगा। जो इन दोनों के रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, इनके रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, वो रूल्स एंड प्रिंसिपल आप इसी डिसिप्लिन के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने ये डिफरेंट टर्म्स को समझ लिया। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की स्कोप पर कि भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम सीख रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हमको क्या प्रोवाइड कर सकती है, क्या स्कोप है इसका। पहला काम है कॉस्ट को पता लगाना, यानी कॉस्ट असरटेनमेंट। हाँ जी, देखो ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहला काम कॉस्ट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना और उन्हीं सभी एक्सपेंसेस को एनालाइज करना, इसे कॉस्ट असरटेनमेंट कहते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाना कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, ठीक है। दूसरा काम आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट से रिलेटेड डिटेल इकट्ठा करना, कॉस्ट असरटेनमेंट, ये पहला स्कोप हो गया। कॉस्ट बुक कीपिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जिनके बारे में हम बता रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे मेन मुद्दा जो है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम वो यही है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और वो भी किससे रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड। समझ में आती है बात या नहीं आती। और एक चीज़ और, जैसे आप लोगों को बचपन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाई गई है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है नहीं किया, हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट, हर डेबिट का 1 क्रेडिट, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी डबल एंट्री सिस्टम से ही फॉलो की जाती है। समझ में आई बात या नहीं आती। अच्छा, मानकर चलो कि आपकी मैनेजमेंट जो है ना वो कॉस्ट के लिए अलग अकाउंटिंग करती है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग अलग करती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग करती है, दोनों अलग अलग करती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के देखो अपने खुद के रूल्स होते हैं। मैं आपको चलो पहले एक बात बता दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपको सिखाई जाती है ना, उसके अपने खुद के रूल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर कर आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। यहीं अगर आप अपने बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, अगर इफ़, ज़रूरी नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग करे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ज़्यादातर आपको करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर आपने अपने पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप अलग कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आप अलग कर रहे हैं, तो आप अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे होंगे, दोनों के अलग अलग। तो इसका प्रॉफिट अलग आ रहा होगा, इसका प्रॉफिट अलग आ रहा होगा। तो वो जो प्रॉफिट में डिफरेंस का रीज़न है, एक ही बिजनेस के 2 अलग अलग प्रॉफिट आ रहे होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से अलग। अब उन दोनों में जो वो डिफरेंस आ रहा होगा तो उस डिफरेंस का रिकन्सिलेशन भी करना पड़ जाता है हमें। समझ में आई बात या नहीं आती। जैसे बैंक पासबुक और कैश बुक का रिकन्सिलेशन होता है ना, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा आए गए प्रॉफिट का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आए गए प्रॉफिट का रिकन्सिलेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक।
देखो मैं आपके सामने वही बातें बोल रहा हूँ जो आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लिख के दे रहा है। अब इससे होगा क्या कि आप जब इधर उधर की बातें ना सुनकर, समझ में आई, सिर्फ वो बातें सुनेंगे जो मॉड्यूल में लिखी हुई हैं, तो आपको वही एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो एमसीक्यू इधर से बनने वाले हैं। अब मैं बोलूँ कुछ, आपको समझ आए कुछ और एमसीक्यू बने कुछ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपनी लेक्चर के अंदर आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके मॉड्यूल ने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है ना, बात समझ में भी आएगी और वही समझ में आएगी जो आपका इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम करते हैं, मतलब जो बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, बेसिकली उसका स्कोप क्या है, वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा भाई वो आपको कॉस्ट पता करके दे रहा है, वो आपकी कॉस्ट बुक कीपिंग कर रहा है, कॉस्ट कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर रहा है, ये बात मैंने बताई थी। इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट इन द लाइट ऑफ बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इनकरेंस ऑफ द कॉस्ट। कितनी अच्छी बात है। देखो कॉस्ट कंट्रोल क्या चीज़ है, आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो, आप कह रहे हो यार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना कॉस्ट आ रही है, मुझे उसे कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है चलो एक काम करते हैं रेंट पे करना बंद कर देते हैं। क्यों पे करना बंद कर देते हैं भाई, जगह का इस्तेमाल भी तो कर रहा हूँ ना आप। अगर माना उसकी वजह से कॉस्ट आ रही है तो उसका फ़ायदा भी तो मिल रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बंद कर देते हैं, तो भाई क्यों इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस भी तो मिल रही है ना आपको। तो कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी कोई सी भी कॉस्ट देनी बंद कर दो। कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए कॉस्ट पे कर रहा हूँ तो मुझे उससे फ़ायदा कितना हो रहा है। अगर कॉस्ट कम हो रही है और फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो उस कॉस्ट को होने दो, उसे इनकर्ड होने दो। लेकिन अगर कोई कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो फिर उस कॉस्ट को रिमूव करने की कोशिश करो। जैसे कोई एम्प्लॉय मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा है लेकिन मैं उसको सैलरी पे किया जा रहा हूँ, तो उस एम्प्लॉय को निकाल दो, उससे मिलने वाला बेनिफिट भी ख़त्म हो जाएगा और उससे होने वाली कॉस्ट भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बेनिफिट कम था और कॉस्ट ज़्यादा थी, तो वहाँ पर आपको कॉस्ट को कंट्रोल कर कर सही लगेगा, मज़ा आएगा। समझ में आई बात ही नहीं, तभी कहा जाता है कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि आप डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं अपनी हर तरह की कॉस्ट की इन द लाइट ऑफ बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इनकम ऑफ द कॉस्ट। उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, किस किस तरीके का फ़ायदा हम उठा पा रहे हैं उसका हमें पता लगता है और उस हिसाब से हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती। और फिर हमें पता लगता है कि जो कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हैं क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, मतलब वो कॉस्ट मुझे इनकर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का और क्या फ़ायदा है और क्या स्कोप है। भाई देखो जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है ना उसका प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना, समझ में आई। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इज़ द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यार हर अकाउंटिंग का ना अल्टीमेटली एक ही काम होता है। अब जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जर्नल बनाया, क्या आपको लगता है आपके यूज़र आपका जर्नल पढ़ेंगे आपके, या वो लेजर पढ़ेंगे, या वो ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो आपने देखा ना, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, इतने प्रोसेस को हम क्या कहते थे, बुक कीपिंग। लेकिन जब उस ट्रायल बैलेंस से आपने P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाई, तो उसे आपने क्या कहा, अकाउंटिंग। और आपके यूज़र ने आपकी P&L और बैलेंस शीट को देखा, यानी अकाउंटिंग में जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो P&L बैलेंस शीट बनाना था। और P&L बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहते हैं। और अकाउंटिंग आपको वही रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। अब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रही थी, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देगी, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस आपको अलग तरीके की रिपोर्ट्स देगा। और जिस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अल्टीमेट फंक्शन P&L और बैलेंस शीट प्रोवाइड करना था, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग का भी अल्टीमेट फंक्शन आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना ही है, जिसकी मदद से आप क्या कर पाएंगे बताइए। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट उससे प्लानिंग कर पाएगी, मैनेजमेंट उससे कंट्रोल कर पाएगी, मैनेजमेंट उससे डिसीजन ले पाएगी। समझ में आई। तो कॉस्ट रिपोर्ट्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्रेजल,
एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, है ना। आप प्लानिंग कर पाएंगे, आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, और तो और आप अपने मैनेजमेंट के डिसीजन ढंग से ले पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, और वो रिपोर्ट्स आपको कॉस्ट अकाउंटिंग देगी। समझ में आई बात या नहीं आती? चलिए, मैं अब जो हमारा टॉपिक शुरू होना है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट्स जो है ना वो रिपीटेटिव हैं। तो मैं आपको वो पॉइंट समझाता हूँ जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका उनसे काम बन जाएगा, और वो जो रिपीटेशन हो रही है वो भी उन्हीं पॉइंट्स में कवर हो जाएगी। चलें, देखो मेरे बच्चे, ऐसा है, अक्सर बहुत से लोग आपसे पूछते होंगे कि भाई आप सीए में पढ़ रहे हैं, है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हैं, आपका काम क्या है? तो अगर आपको अपना काम समझना है ना, तो आप ये समझो सबसे पहले कि मान लेते हैं कि बीइंग अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स में भी नज़र आएंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ऐसा है, मैं ना कोई एक प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचना चाहता हूँ। तो मुझसे किसी ने कहा कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बनाकर ये बेचना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे आप? प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे आप? तो मैंने कहा यार, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखूँगा? आपके दिमाग में सबसे पहले बताऊँ क्या चीज़ आएगी कि यार प्रोडक्ट का प्राइस अगर मैं रखूँगा तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। जब तक आपको आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट पता नहीं लगेगी ना मेरे बच्चे, तब तक आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगती है, फिर आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, तब जाकर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर पाते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं आती? तो सर, प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना क्या बहुत अब मुश्किल काम है? एक्चुअल में मुश्किल काम है। आपको ये सब्जेक्ट एहसास दिलाएगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता लगाना इतना आसान काम नहीं है। अभी तो मैं आपको थियोरेटिकली ये बातें बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्चुअल में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको एक्चुअल में रियलाइजेशन होगा कि असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। चलो, वो तो हम सीखते रहेंगे, अभी तो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं कहीं ना कहीं कहूँ तो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है टू असर्टेन। असर्टेन मतलब पता लगाना। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उनमें पर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है, इस बात को पता लगाना ये कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है सर, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग का पता लग गया, मतलब कॉस्ट का पता लग गया, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट का। तो अब ये मेरी किस में हेल्प करेगा? प्राइस फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड। जो प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब मैं उसका प्राइस फिक्स कर पाऊँगा। समझ में आई बात? ये नहीं आती? अब देखो, कॉस्ट भी पता लग गई, प्राइस भी पता लग गया, तो अब इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाएगी। तो ये 3 पॉइंट तो कहीं ना कहीं अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। समझे कि नहीं समझे? अभी देखो, ऊपर मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था कि हर अकाउंटिंग का काम है डेटा को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, रिपोर्ट्स को लोगों के सामने प्रेजेंट करना। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स थी, वो मल्टीपल यूज़र्स के आगे रखी जाती थी, गवर्नमेंट के आगे, ताकि टैक्स का पता लग सके, इन्वेस्टर्स के आगे, है ना, और क्रेडिटर्स के आगे, बैंक्स के आगे। ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा भी लोगों के आगे प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि डेटा को मैनेजमेंट के आगे प्रेजेंट किया जाए, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ढंग से ले सके, मैनेजमेंट सही से प्लानिंग कर सके, मैनेजमेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सके। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है डेटा को, इंटरप्रेट किया जाता है डेटा को मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके, कंट्रोल कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। समझ में आई बात? ये नहीं आती? हाँ सर, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें कहीं ना कहीं समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सर, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी और किस में हेल्प कर सकती है?
कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है, कॉस्ट कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकती है। समझ में आई बात या नहीं आती? अब देखो, कॉस्ट रिड्यूस करने वाला पॉइंट भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब कॉस्ट रिड्यूस करने वाला पॉइंट भी यहाँ पर आ गया। एक चीज़ और देखो, ये आपकी हेल्प करती है अपना बजट बनाने में। सर बजट बनाने में हेल्प करती है, और क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको बजट का अंदाज़ा होता है। जब आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे ना मेरे बच्चे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से आप सारे कॉस्ट के डेटा को इकट्ठा करोगे, और कल को जाकर जब आप दोबारा से अगले साल अपना बिजनेस दोबारा करोगे, तो आप अपना ना पहले एक बजट लेके चलोगे कि यार इस साल सैलरी में कितना पैसा खर्च करना है, इस बार रेंट में कितना पैसा खर्च करना है, इस बार इलेक्ट्रिसिटी में कितना पैसा खर्च करना है, इस बार रॉ मटेरियल में कितना पैसा खर्च करना है, इस बार इंटरेस्ट में कितना पैसा खर्च करना है। ये कब कर पाओगे आप? ये बजट कब बना पाओगे? जब आपने लास्ट ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग की होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग ने आपको आपको आपकी रियलिटी आपके सामने रखी होगी, तो अगले साल के बजट्स बनाने में आपको हेल्प मिलेगी उससे। समझ में आई बात या नहीं आती? हाँ सर, समझ में आया। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट का डेटा देती है, तो आपको मैंने अभी अभी बताया था, कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करती है। और कॉस्ट कंट्रोल के बारे में मैंने क्या समझाया था आपको, कि कौन सी कॉस्ट कितना बेनिफिट दे रही है, ये भी पता लगता है आपको। तो उससे क्या होता है कि आपका अगर पैसा कहीं पर वेस्ट हो रहा है तो आपको उसका अंदाज़ा लगेगा, और अगर आपका पैसा कहीं वेस्ट हो रहा है और उसका अंदाज़ा लगेगा, तो उस वेस्टेज से आप अपने आप को बचा पाएंगे, आप उस वेस्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे। समझ में आई? तो जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, पहले हमने पढ़ लिए हैं, वो समझे कि नहीं समझे? एक पॉइंट और आता है मेरे बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग की एक और ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, इन सब के स्टॉक पर ना एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल रख सकते हो। सर ये पॉइंट मैं समझना चाहता हूँ। पहले ना मैं ये पॉइंट समझाऊँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कैसे है, बाद में बताऊँगा। देखो ऐसा है मेरे बच्चे, मान लेते हैं मेरे पास ना कोई कस्टमर आता है, और कस्टमर मुझसे आकर कहता है, क्या आपके पास 500 यूनिट अवेलेबल हैं, मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ यार 500 यूनिट तो नहीं है मेरे पास, इस वक्त 300 यूनिट पड़े हैं, आप ये ले जाओ। वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है। वो किसी दूसरी दुकान से जाकर 500 खरीद लेगा। वो मुझसे 300 और दूसरे से 200 नहीं खरीदेगा, मुझ पर एहसान करने नहीं आया। उसे जहाँ पर उसकी प्रॉपर क्वांटिटी मिलेगी वो उससे वहाँ से जाके ख़रीद लेगा। अब आपको रियलाइज़ होगा यार मेरे पास तो स्टॉक कम है। अब आप क्या करोगे? अपने पास ज़्यादा स्टॉक रखोगे, 1000 यूनिट का स्टॉक रखोगे। अब ग्राहक नहीं आ रहा, कोई 200 खरीद रहा है, कोई 150 खरीद रहा है, और फिर स्टॉक बचा रह जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा है, और कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ज़रूरत से कम है। अब इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मुझे स्टॉक पर कितना पैसा लगाना चाहिए, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि आपको अपने स्टॉक पर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो आपको आएगी स्टोरेज कॉस्ट। समझ में आई बात या नहीं आती? लेकिन अगर ज़रूरत से कम पैसा खर्च करोगे तो आपको क्या नुकसान होगा? आपकी आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे वो प्रॉफिट आपसे छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी इसमें भी हेल्प करता है कि आपको पता रहे कि मुझे मेरे पास रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक रखना है, मेरे पास फिनिश गुड का कितना स्टॉक रहना चाहिए, आधे अधूरे सामान का कितना स्टॉक रहना चाहिए। तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। एक पॉइंट आता है हमारा कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट। तो जैसे कि हमने बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि हमारा कौन सी एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल है और कौन सी एक्टिविटीज़ अनप्रॉफिटेबल हैं, ताकि प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को हम आगे बढ़ा सकें और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को हम बंद कर सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है कि हम अपनी एफिशिएंसी को मेजर कर पाएँ कि हम कितना ज़्यादा एफिशिएंट हैं। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? किफ़ायती होना, मिनिमम कॉस्ट के साथ काम करना ही एफिशिएंसी होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मिनिमम कॉस्ट के साथ वही काम कर सकता है जो कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि जिसको कॉस्ट का अंदाज़ा होगा
जिसको कॉस्ट को कंट्रोल करना आता होगा वही एफिशिएंसी से काम कर सकता है। जो कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है, कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, वही काम एफिशिएंसी के साथ कर सकता है भाई। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एफिशिएंसी मेजर करने में, उसको मेंटेन करने में, उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है। आपकी एफिशिएंसी का पता लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग से, आप कितना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। फिर जब आप कर रहे हैं तो आप उसे मेंटेन भी कर पाएंगे, आप उसे इम्प्रूव भी कर पाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है ताकि आप फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करेंगे उसका डिसाइड कर सकें। अभी मैं ऊपर स्टॉक का पॉइंट बता रहा था कि मुझे अपने पास कितना स्टॉक रखना चाहिए। जब कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प कर रही है कि आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड का, तो उससे कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के प्रोडक्शन पॉलिसीज़ का अंदाज़ा होता है। समझ में आई बात या नहीं आती? कॉस्ट अकाउंटिंग आपको रिलायबल डेटा प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी डिफरेंट पीरियड्स की कॉस्ट को कंपेयर कर सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट को इकट्ठा करना, कॉस्ट को गैदर करना। जब आप कॉस्ट को गैदर करोगे तो आप अपने डिफरेंट पीरियड्स में आने वाली कॉस्ट को कंपेयर कर पाओगे कि मार्च के मंथ में इतनी कॉस्ट आ रही है, अप्रैल के मंथ में इतनी कॉस्ट आ रही है। समझ में आई बात या नहीं आती? ये चीज़ आप कर पाओगे। और तो और आपको पता लगेगा कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। कॉस्ट से ही प्रॉफिट का और लॉस का कंफर्मेशन होता है मेरे बच्चे। अब कॉस्ट देखो, प्रॉफिट कैसे निकलता है मुझे बताओ। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये मार्केट की डिमांड पर डिपेंड करेगा। लोग दुकान पर आएंगे प्रोडक्ट खरीदने तो रेवेन्यू आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन कॉस्ट पर हमारा कंट्रोल है। तो अगर मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर लूँ तो मैं प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जमा सकता हूँ अपने। समझ में आई बात या नहीं आती? हाँ जी। इट फैसिलिटेट्स द असेसमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टैक्सेशन एट्सेट्रा। ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। पहली बात तो यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है जो प्रोडक्शन पे लगता है। इनकम टैक्स एक तरीके का टैक्स है जो आप अपनी कमाई हुई इनकम पर देते हैं। अब देखो, इन्होंने कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी मदद करेगा इस बात को पता लगाने में कि मुझे प्रोडक्शन पर कितना टैक्स देना है और इनकम पर कितना टैक्स देना है। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या पता लगती है? कॉस्ट। अब ये कॉस्ट किसकी है? प्रोडक्ट की। तो जब आप अपनी कॉस्ट का पता करेंगे तो आपको प्रोडक्ट पर होने वाले खर्चे का पता लगेगा, और जब प्रोडक्ट पर होने वाले खर्चे का पता लगेगा तो प्रोडक्शन का पता लगेगा, तो प्रोडक्शन पर क्या टैक्स बन रहा है उसका पता लगेगा। दूसरी चीज़, जब आपको आपका कॉस्ट पता लगेगा तो आप रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर कर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और इसी प्रॉफिट पर मुझे क्या देना होता है? इनकम टैक्स देना होता है। तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करता हूँ तो वो प्रोडक्शन पर लगने वाले टैक्स और इनकम पर लगने वाले टैक्स का असेस करके मुझे देगा। समझ में आई बात या नहीं आती? कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से मुझे और क्या पता लगता है? कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से मैं ना पॉलिसीज़ बना पाता हूँ। क्या बना पाता हूँ? पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंडस्ट्री, रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, रिगार्डिंग इंपोर्ट, रिगार्डिंग टैक्सेशन। देखो, टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ तो मैं इसलिए बना पाऊँगा क्योंकि मुझे पता रहता है कि हाँ जी, मुझे इनकम कितना टैक्स देना है और मुझे कितना प्रोडक्शन पे टैक्स देना है। तो चलो, टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ तो बन गई, लेकिन इंडस्ट्री से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से रिलेटेड का क्या मैटर था यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ऐसा है, अगर मैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से करूँगा तो मुझे मेरी कॉस्ट के बारे में अच्छे से मालूम होगा, और मुझे जितना अच्छा अपनी कॉस्ट के बारे में पता होगा मैं उसकी मदद से इंडस्ट्री में दूसरी फर्म्स से कंपटीशन कर सकता हूँ। जिसको अपनी कॉस्ट के बारे में पता है ना, वही प्रॉफिट के साथ खेल सकता है। वो कहेगा यार मैं अपने प्रोडक्ट का अभी फ़िलहाल इतना प्राइस रखता हूँ जिससे मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा होगा। वो कह रहा होगा कंपटीशन से लड़ो पहले, प्रॉफिट बाद में कमाएंगे। कॉस्ट का पता करो, प्राइस वो रखो जो बिल्कुल कॉस्ट के ऊपर ना के बराबर प्रॉफिट कमाओ, और दूसरों से सस्ता प्रोडक्ट बेचो। जैसे ही दूसरों से सस्ता प्रोडक्ट बेचोगे सारे कॉम्पिटिटर्स अपने आप हारने लग जाएंगे। कहने का मकसद ये हुआ, ये एक तरह की पॉलिसी थी जिससे आप इंडस्ट्री के अंदर दूसरी फर्म्स को हराने में कामयाब हुए। समझ में आई? आपको कितना प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है,
कितना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, इसका भी अंदाज़ा आपको आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग से लग सकता है, क्योंकि इंपोर्ट एक तरह की कॉस्ट होती है तो वो आपकी हेल्प करेगा। एक्सपोर्ट आपकी सेल है और सेल का एक पार्ट कॉस्ट भी होता है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगा। अब अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, मैंने क्या बताया था शुरुआत में, कॉस्टिंग क्या चीज़ है? टेक्निक है भाई, टेक्निक। ऐसी टेक्निक जिससे आप कॉस्ट को पता कर सकते हैं, कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके की कॉस्टिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक एक कर सबके बारे में सुनेंगे। सबसे पहला आता है जॉब कॉस्टिंग। देखो भाई, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत तरीके से सुनना और समझना। मान लेते हैं आपका एक गैराज है और आपने वहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक रख रखे हैं। एक बंदा आपके पास अपनी व्हीकल लेकर आता है और कहता है कि मुझे अपनी व्हीकल सही करानी है। अब आप उस व्हीकल का क्या अमाउंट उससे लेंगे वो आपसे सवाल करता है। तो आपने अब उस व्हीकल का बिल बनाना स्टार्ट किया। पहले तो आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि प्रॉब्लम क्या होने वाली है। सबसे पहले जब गाड़ी सही होगी तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल लगने वाला है ना। उसके अंदर ऑयल डलेगा, उसके अंदर क्लच प्लेट्स डल सकती हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? कुछ भी मटेरियल उसमें लग सकता है। मान लो उसकी प्राइस आ गई 10,000 रुपये। अब जो व्हीकल है उस पर काम होगा तो काम वर्कर्स करेंगे, तो उन वर्कर्स को आपको क्या देनी पड़ेगी? लेबर चार्जेस देने पड़ेंगे। तो लेबर चार्जेस के मान लेते हैं हो गए 5,000 रुपये। समझ में आई बात या नहीं आती? तीसरी चीज़, अब आप सोच रहे हैं दिमाग में कि यार ये जो मेरे पास गाड़ी लेकर आया है, मैंने इससे मटेरियल के पैसे ले लिए, लेबर के पैसे ले लिए, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। क्या हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट। ये वो खर्चा हो गया जो इसकी गाड़ी को बनाने, गाड़ी को सही करने के लिए मैं डायरेक्टली खर्च कर रहा हूँ। इसका पैसा तो मैं इससे रिकवर करूँगा, लेकिन यार ये मेरे गैराज में जो इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है, मेरे गैराज का जो रेंट जा रहा है, मेरे गैराज के अंदर जो ये एसेट्स हैं, इन पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, इन सब का खर्चा भी तो मुझे अपने कस्टमर से रिकवर करना है ना। तो उन खर्चों का भी एक हिस्सा मैं अपने इस कस्टमर से रिकवर करूँगा। समझ में आई बात या नहीं? उन्हें कहते हैं हम ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स होती है एक तरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि अब जैसे ये व्हीकल वाला मेरे पास आया, इसने मुझसे पूछा कि भाई कितना पैसा खर्च होगा, तो मैंने बताया कि भाई मटेरियल का इतना पैसा खर्च होगा, लेबर का इतना पैसा खर्च होगा। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट है जो इसी की वजह से लग रही है, लेकिन रेंट का खर्चा इस बंदे की वजह से कितना जा रहा है मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इस बंदे की वजह से कितना जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन रिकवर तो मैं तो वो भी इससे रिकवर करूँगा नहीं करूँगा। समझ में? अब डायरेक्ट कॉस्ट रिकवर करके बैठ जाऊँ बस मैं, बाकी के ये खर्चे कौन रिकवर करेगा? ये तो मुझे अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे। फिर जो प्रॉफिट मैं इससे कमाऊंगा वो प्रॉफिट मेरा घट जाएगा इन खर्चों की वजह से। समझ में आई बात? तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट भी रिकवर करूंगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी रिकवर करूंगा। मान लो उस ओवरहेड का 5,000 मैंने इससे रिकवर कर लिया, ये हो गई इसकी 2,000 रुपये की कॉस्ट। ठीक है जी, ये 20,000 रुपये की कॉस्ट हो गई। अब इसके अंदर मैं अपना प्रॉफिट जोड़कर बिल बनाकर उस बंदे को दे दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो कॉस्टिंग मैंने करी, इस कॉस्टिंग को पता है क्या कहते हैं? जॉब कॉस्टिंग। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? जॉब वर्क। एक बंदा आया, उस बंदे का काम मैंने किया, एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करी, तो उस जॉब की कॉस्ट को मुझे अलग से निकालना पड़ा। ऐसी कॉस्टिंग को जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉब कॉस्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम कॉस्ट को हर जॉब के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मानकर चलो, सुनते रहना मेरी बात, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एक वक्त पर आपकी मशीनरी में
1000 यूनिट्स जाते हैं, एक वक्त पर 1000 यूनिट्स जाते हैं, ना 1000 से कम ना 1000 से ज़्यादा। एक वक्त पर 1000 यूनिट का बैच आपको परफॉर्म करना होता है। समझ में आई बात या नहीं आती? तो मैं उस 1000 यूनिट की कॉस्ट को एक साथ पता करता हूँ, उसे कहते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, जैसे मैं एक टीचर हूँ, समझ में आई बात या नहीं? मुझसे कोई पूछे कि सर वो जो आप 12th का बैच पढ़ाते हैं, उस एक बैच को पढ़ाने में आपको क्या कॉस्ट आ जाती होगी, तो वो कहलाएगी बैच कॉस्टिंग। और उस बैच कॉस्टिंग के थ्रू मैं एक बैच की कॉस्ट पता लगाऊंगा और उस कॉस्ट को सारे नंबर ऑफ यूनिट्स में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बांट दूंगा और हर स्टूडेंट से मुझे कितना प्राइस लेना है वो मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे होम ट्यूशन पढ़ाने को, तो जब मैं होम ट्यूशन के प्राइस रखूंगा तो वो अलग प्राइस होंगे। समझ में आई? मैं कहूँगा कि यार एक स्टूडेंट के घर जाकर पढ़ाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है और मैं उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करूँगा। तो वहाँ बैच कॉस्टिंग नहीं होगी, वहाँ होगी जॉब कॉस्टिंग, एक जॉब को परफॉर्म करने की कॉस्ट। समझ में आई बात या नहीं आती? तो ये डिफरेंस होता है बैच कॉस्टिंग में और जॉब कॉस्टिंग में। समझे कि नहीं समझे मेरे मुन्ना? जी सर समझ गए हम। चलिए देखिए, जॉब कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन फर्म्स विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जॉब वर्क। ये कहते हैं जॉब कॉस्टिंग मेथड उन्हीं फर्म्स में इस्तेमाल होता है जहां पर काम जॉब वर्क के हिसाब से होता है। जैसे मैंने मैकेनिक वालों का एग्जांपल लिया, हर कस्टमर अलग आता है, हर कस्टमर की अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और आपको उनका काम उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, जॉब वर्क कहलाती है। टेलर के पास जो बंदा आएगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करके देगा, वो अलग जॉब वर्क कहलाएगी। ठीक है ना? तो जॉब कॉस्टिंग मेथड उन फर्म्स में इस्तेमाल होते हैं जहां पर काम जॉब वर्क बेसिस पर परफॉर्म किया जाता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब इसका जो मेन फीचर होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, वहाँ पर आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। अभी मैंने आपको मैकेनिक का एग्जांपल दिया, टेलर का एग्जांपल दिया, यहाँ पर सब जगह जॉब वर्क हो रहा है क्योंकि हर कंज्यूमर अलग रिक्वायरमेंट, अलग स्पेसिफिकेशन लेकर आएगा और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और हर जॉब दूसरी जॉब से डिफरेंट होती है। कोई कोट सिलवाने आएगा, कोई सूट सिलवाने आएगा, कोई पैंट सिलवाने आएगा, कोई शर्ट सिलवाने आएगा। समझ में आई बात? बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ ईच जॉब एंड हेंस जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड। अब आपसे कोई पैंट सिलवाने आ रहा है तो आपको जो जिस तरीके की वो रिक्वायरमेंट रख रहा है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्ट अलग होगी और हर जगह कॉस्ट अलग होगी तो आपको प्राइस भी अलग रखना पड़ेगा। तो इसी सिस्टम को जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट को आप एक बैच के हिसाब से, समझ में आई बात, यानी करने लग जाएं तो उसे बैच कॉस्टिंग कहा जाएगा और सारी की सारी कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर इन अ बैच टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच बैच। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मुझे एक 12th का बैच पढ़ाना है, समझे कि नहीं? उसमें 100 स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूँगा कि यार ये 100 स्टूडेंट की एक वक्त पर क्लास लेने की मेरी क्या कॉस्ट बन रही है, क्या इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, 2 एसी, एक एसी की जगह 2 एसी चलाने पड़ेंगे। समझ में आई बात या नहीं आती? उस सिचुएशन में मेरा क्या रेंट होगा, क्या नहीं होगा, मैं कॉस्ट पता करूँगा और सबको उस नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर डिवाइड कर दूँगा और हर स्टूडेंट से मुझे क्या मंथली फ़ीस लेनी है वो मैं डिसाइड करूँगा। तो बैच कॉस्टिंग इसी तरीके से होता है। ये वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ पर प्रोडक्शन बैच में होता हो, जैसे कि टॉय मेकिंग इंडस्ट्री, बिस्किट फैक्ट्रीज, मेडिसिन इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल है ये याद रखना है आपको। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताओ क्या नाम है, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है, बिस्किट फैक्ट्रीज में कौन सी होती है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना बैच कॉस्टिंग के। अब आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी है, देखो जॉब कॉस्टिंग कौन सी फर्म्स यूज़ करती हैं, जहाँ पर हर जॉब अलग होती है, वहाँ पर हर जॉब की कॉस्ट अलग निकालनी पड़ती है। बैच कॉस्टिंग कौन से फर्म्स यूज़ करती हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन बैच में होता है तो वो बैच की पूरे बैच की कॉस्ट निकाल कर टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग कौन फॉलो करता होगा, जहाँ पर प्रोडक्शन एक प्रोसेस में होता है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़े,
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़े तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग इस्तेमाल होती होगी उस कॉस्टिंग को प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। देखिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने कहा ना एग्जाम्पल याद रखना, शुगर, केमिकल एट्सेट्रा इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कहते हैं शुगर और केमिकल की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे ना तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो किया जा रहा होगा, एंड हेंस प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर आप एक्चुअल में उस सिचुएशन में प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कॉस्ट निकालने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का इस्तेमाल, वहाँ जॉब कॉस्टिंग नहीं लगेगी, बैच कॉस्टिंग नहीं लगेगी। समझ में आई बात ये नहीं? अब जैसे शुगर की मिल के अंदर ही आप देख लीजिए, शुगर की मिल में पहले गन्ना लेकर आया जाता है, शुगर केन को उखाड़ा जाता है खेतों से, फिर शुगर केन वो गंदगी लगी हुई होती है उसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर शुगर केन को पकाया जाता है, एक जगह पर पूरा फर्नेस के अंदर डाला जाता है उसे और उसे पकाया जाता है। जब उसे पकाते हैं तो उसकी गंदगी उठने लग जाती है ना। मान लो एक बड़े से फर्नेस के अंदर शुगर केन पकाया जा रहा है तो ऊपर जो परत बनेगी, जो लेयर बनेगी, गंदी लेयर बनेगी, उसे मोलासिस कहते हैं। उस मोलासिस की लेयर को हटाया जाएगा, गंदगी को हटाया जाएगा। फिर उस शुगर केन को जो पकाया जा रहा है, वो जो शीरा बन के तैयार हो रहा है, उस शीरे के अंदर केमिकल डाला जाता है ताकि जो अंदर की गंदगी है वो बाहर आ सके। समझ में आई बात या नहीं आती? आप देखते होंगे शुगर केन का जो शीरा होता है वो पीला होता है, लेकिन जो चीनी आप यूज़ करते हैं वो चीनी जो है वो सफ़ेद होती है, क्योंकि उसमें केमिकल डालकर उसकी क्या नाम है, जितनी गंदगी होती है उसे निकालने की कोशिश की जाती है ना। गन्ने का जूस पियेंगे उसका रंग अलग है, लेकिन जब आप उससे चीनी का कंजम्पशन करेंगे तो चीनी बिल्कुल सफ़ेद है, क्योंकि केमिकल यूज़ कर कर उसे रिफ़ाइन किया जा रहा है, उसे केमिकल डालकर रिफ़ाइन किया जाएगा, फिर उससे चीज़। मतलब मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा था एक एग्जांपल के तौर पे कि शुगर केन कंपनीज़ जो है, मतलब शुगर बनाने वाली कंपनीज़ डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर कर अपना प्रोडक्शन कर पाती हैं। तो उन लोगों को अगर कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्टिंग करनी होगी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने के लिए, उन्हें प्रोसेस कॉस्टिंग को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बोल रखी है कि जैसे आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हो, प्रोसेस 1 को, तो प्रोसेस 1 के बाद एक आउटपुट जनरेट हुआ, लेकिन वो प्रोसेस 2 के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। फिर जो प्रोसेस 2 का आउटपुट होगा वो प्रोसेस 3 के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। लेकिन मान लो प्रोसेस 3 के बाद कोई एडिशनल प्रोसेस नहीं है, तो जो आउटपुट प्रोसेस 3 का होगा उसी को हम फिनिश प्रोडक्ट बोल देंगे, क्योंकि अब आगे कोई प्रोसेस नहीं होने वाला। इंडस्ट्रीज जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, केमिकल, ये नाम याद रखिएगा, आर एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस, और उनके लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? जॉब कॉस्टिंग के मैंने खुद एग्जाम्पल दे दिए थे आपको, बैच कॉस्टिंग का भी मैंने आपको। जॉब कॉस्टिंग देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे यार इस फर्म को यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए हर कस्टमर के हिसाब से अलग तरीके का प्रोडक्शन करता है न, तो वो जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अगर बहुत सारे प्रोडक्ट बैच में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, टॉयज़ हो गई, मेडिसिन, आपने मेडिसिन देखी होंगी ना, पत्ते में आती है, तो वो बैच में प्रोड्यूस होती है भाई पूरी की पूरी। समझ में आई बात या नहीं आती? कोल्ड ड्रिंक्स बैच में प्रोड्यूस होती हैं। तो जो प्रोडक्ट बैच में प्रोड्यूस होने लग जाए उसके लिए बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल होगी। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को अंदाज़ा बहुत आसान होता है, क्योंकि जो भी सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं ना, सर्विस मतलब जिनका काम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का नहीं, सर्विस प्रोवाइड करने का होता है। तो देखो सर्विस के लिए भी तो प्राइस चार्ज करना पड़ता है ना। जैसे मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा तो मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करूँगा, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे उससे क्या करना है, उससे प्राइस चार्ज करना है। अब जैसे कोई एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, मेरा एग्जांपल हटा दो, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, ठीक है, वो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक छोड़ते हैं, ठीक है। तो पता है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का प्राइस अलग होता है। अगर आप 2 स्टॉप तक जाते हैं तो प्राइस अलग होता है, 3 स्टॉप तक जाते हैं तो प्राइस अलग होता है, और होना भी चाहिए। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपको ट्रैवल कराने की कॉस्ट भी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको ट्रैवल कराने की कॉस्ट भी बढ़ेगी। समझ में आई बात या नहीं आती? तो उस सिचुएशन में हमें मालूम होना चाहिए कि पर पैसेंजर कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, या मैं कहूँगा कि पर किलोमीटर हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। समझे कि नहीं समझे?
तो मुझे मेरी पर पैसेंजर की, पर किलोमीटर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ताकि मुझे पता लगेगा कि मैं आपसे कितना प्राइस, हर पैसेंजर से कितना प्राइस ले सकूं, हर किलोमीटर का क्या प्राइस ले सकूं। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके की कॉस्टिंग को हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहेंगे। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन सर्विस सेक्टर टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल वाले सर्विसेज दे रहे हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल मैं अभी दे ही रहा था आपको। समझे कि नहीं समझे? तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, भाई देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बस जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ जाए समझ जाना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हो रही है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का, हाईवेज का, आप जब आएंगे ना इंटरमीडिएट में तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पर इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? तो जब भी आप किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वाला भी तो पैसे लेता है ना भाई, कॉन्ट्रैक्टर भी तो पैसे लेता है ना। ठेके पर अगर कोई आपका मकान बनाकर दे रहा है तो वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, तो वो उसके लिए जो कॉस्टिंग करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहलाएगी। समझ में आई मेरी बात? और एक बात बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरीके की जॉब कॉस्टिंग भी है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरीके की क्या है? जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि आपका हर किसी की बिल्डिंग अलग तरीके से बनती है, हर किसी का काम अलग तरीके से होता है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग का सिर्फ एक हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। समझे कि नहीं समझे? अब ये आप नेम ऑफ इंडस्ट्री और वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है उसे आप पढ़ सकते हैं, तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। अब अगला टॉपिक हमारा आता है यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। पहले तो देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या था सर? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम था कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। क्यों रिकॉर्ड कर रहा था मैं कॉस्ट को? ताकि मैं कॉस्ट पता कर पाऊँ, कॉस्ट रिड्यूस कर पाऊँ, कॉस्ट कंट्रोल कर पाऊँ, ताकि मैं प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर पाऊँ, मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे पाऊँ, ताकि मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले सके। यही था भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग यही था। अब इन्हीं कामों को करने के लिए मैंने कोई सिस्टम तैयार करा है। इन्हीं कामों को करने के लिए मैंने एक सिस्टम तैयार करा है, तो उसी को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहा जा रहा है। सिस्टम एंड प्रोसीजर्स आर डिवाइज्ड। डिवाइज्ड का मतलब होता है बनाना, किसी काम को बनाना। मैंने सिस्टम बनाए हैं, प्रोसीजर बनाए हैं, ताकि मैं कॉस्ट की प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकूं, तो उसी को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम अलग अलग तरीके से फॉलो होता है। एक को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नाम से ही क्लियर है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या हो रहा होगा। द कॉस्ट आर असर्टेन ओनली आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। मतलब यहाँ पर कॉस्ट को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो एक बार हो गई हो, मतलब पास में कोई खर्चा हो गया तभी आप कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आई बात? ये नहीं आती? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट असर्टेन कॉस्ट दे हैव बीन इनकर्ड इन पास्ट। जो खर्चा हो गया उसे रिकॉर्ड करो, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। बात खत्म, सिंपल है भैया, मसला कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। अब आता है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को देखो पहले क्या बोलते हैं समझ लो। इसे ना ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट कहा जाता है। अगर कहीं पर भी वर्ड इस्तेमाल हो ना ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो बात एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की हो रही है। समझे? अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या पर्पस होता है? ये कहते हैं भाई देखो ऐसा है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करो जिसके लिए कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। समझाता हूं। इन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने मटेरियल पर पैसा क्यों खर्च किया, तो मैंने कहा भाई मटेरियल पर मैंने खर्च किया प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि मटेरियल की कॉस्ट को फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दो, मटेरियल की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दो।
मटेरियल पर खर्चा तुमने इसलिए किया ना ताकि आप प्रोडक्ट बना सको, तो आप मटेरियल की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दो। अब एक और बात बोल रहा हूं, तब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझ पाएंगे। आपने एडवर्टीजमेंट क्यों किया? सर मैंने एडवर्टीजमेंट इसलिए किया ताकि मेरे बिजनेस के बारे में लोगों को पता लग सके। तो एडवर्टीजमेंट आपने इसलिए तो नहीं किया ना कि प्रोडक्ट बन सके, नहीं, प्रोडक्ट बनने के लिए एडवर्टीजमेंट थोड़ी होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद होता है एडवर्टीजमेंट। तो अगर तुमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा इसलिए नहीं करा कि तुम्हारी प्रोडक्ट बन सके, तो इसे तुम प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। अगर कोई खर्चा आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं कर रहे तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर कोई खर्चा आप प्रोडक्ट के लिए ही कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ेगा। मतलब कहने का मकसद यहाँ पर सिंपल सा ये है, देखते रहिए, सुनते रहिएगा बात। याद होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट में वो खर्चे रिकॉर्ड करते थे जो प्रोडक्ट के लिए होते थे, लेकिन P&L अकाउंट में वो खर्चे होते थे जिनका प्रोडक्ट से लेना देना नहीं होता था। तो वहाँ पर भी आपने एक डिसीजन लिया था कि कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड होनी है और कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड नहीं होनी। ऐसे ही वो एक तरीके से, मैं सही बताऊँ ना, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पर्पस होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पर्पस होता है, ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है कि कॉस्ट को वहाँ चार्ज करना चाहिए जिसके लिए वो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। यानी जिस तरीके का बेनिफिट उस कॉस्ट से मिल रहा है, आप उसको उसी जगह पर रिकॉर्ड करो। अगर मटेरियल के खर्चे से प्रोडक्ट बनाने का बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ें, लेकिन एडवर्टीजमेंट से मैनेजमेंट को फ़ायदा हो रहा है तो मैनेजमेंट के खर्चे और मैनेजमेंट का रेवेन्यू आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ते, वो आपको अपने P&L से माइनस करना होता है। समझ में आई बात या नहीं आती? तो जो खर्चा जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है उसी चीज़ पर उस खर्चे को जोड़ा जाए, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल है। ठीक है जी। अब आते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग पर। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या है? ये कहते हैं इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन विच प्रोडक्ट इज चार्ज्ड विद ओनली दोज कॉस्ट विच वेरी विद वॉल्यूम। Direct costs such as direct material, direct labor and variable manufacturing expenses। यार देखो, पढ़ने से पहले ना मैं एक बात समझाता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट कहता है कि पहले ना आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाहते हो तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है सिर्फ वही कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ी जाए, और अगर कोई खर्चा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो उसे इनडायरेक्ट माना जाए और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा जाए। समझ में आई? नहीं समझ में आई सर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो भाई, मान लेते हैं मैं एक पेन बना रहा हूँ, पेन। तो पेन को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक और इंक। समझ में आई बात? नहीं, पेन को बनाने के लिए लेबर चाहिए, बिना लेबर के पेन नहीं बन सकता। पेन को मार्केट में बेचना है, लेकिन मेरी कंपनी को कोई जानता नहीं। मैंने रेनॉल्ड से कहा, क्या कहा कि रेनॉल्ड भाई मुझे आप अपना नाम यूज़ करने दो, मैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूँगा और तुम्हें रॉयल्टी पे करूँगा। नाम तुम्हारा यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉफिट तुम्हें भी होगा मुझे भी होगा। तो ये खर्चा है डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये खर्चा डायरेक्टली एक पेन को बनाने के लिए कितना आ रहा है मुझे मालूम है। एक पेन को बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट पता लगाई जा सकती है, एक पेन बनाने के लिए पर लेबर कॉस्ट पता लगाई जा सकती है, एक पेन को बनाने के लिए कितनी रॉयल्टी पर पेन की पता पे हो रही है पता लगाई जा सकती है। लेकिन फैक्ट्री का रेंट एक पेन की वजह से कितना जा रहा है नहीं पता लग सकता। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक पेन की वजह से कितना जा रहा है नहीं पता लग सकता। तो मटेरियल, लेबर और ये वाले रॉयल्टी क्या, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये खर्चे डायरेक्टली पेन की कॉस्ट में ऐड होंगे, जिन्हें हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं।
लेकिन एक पेन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही है, एक पेन की वजह से कितनी रेंट पे हो रही है, नहीं पता। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्या है मेरे बच्चे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग कहते हैं कि खाली आप उस कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़िए जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अगर कोई खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड नहीं है, यानी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दीजिए। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? बिल्कुल समझ में आती है सर। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ना बड़ा सिंपल सा मैटर है। ये कॉस्टिंग क्या करती है? कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स तैयार करती है कि भाई देखो ऐसा है कि मटेरियल क्या ना 50,000 का खर्चा होना चाहिए, लेबर का ना 60,000 का खर्चा होना चाहिए, रेंट ना 50,000 का पे होना चाहिए। यानी हर कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। फिर उस स्टैंडर्ड से एक्चुअल कॉस्ट को देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है कि मटेरियल का खर्चा हुआ 45,000 का, मतलब बहुत बढ़िया, 5,000 रुपये बचा लिए हमने, यानी ये फेवरेबल पॉइंट है, अच्छी चीज़ है। लेबर का खर्चा हुआ 65,000, लो जी 5,000 हमने गवा दिए, एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, ये एडवर्स है। मतलब आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। इससे आपकी कमियों का और अपनी अच्छाइयों का पता लगता है। इसे हम वेरिएंस एनालिसिस भी कहते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो ये एक तरीके की वेरिएंस एनालिसिस है। वेरिएंस पता लग रहा है आपको। द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस इज डन फॉर कंट्रोल पर्पस। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, देखो ये कोई कॉस्टिंग नहीं है। यहाँ पर बेसिकली सिंपल सा मसला ये है कि भाई देखो मैं ना किसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, समझ में आई बात? ये नहीं तो उस इंडस्ट्री में जिस तरीके की कॉस्ट अकाउंटिंग हो रही है, मैं भी उसी तरीके की कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक इस्तेमाल करूँगा। इट इज़ द अडॉप्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बाय सेम इंडस्ट्री। मतलब इससे क्या है, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मान लो मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन वाले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करूँगा। मैं कुछ अलग का तरीके की कॉस्टिंग नहीं फॉलो करूँगा। उससे क्या होगा कि जब भी मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना होगा तो मैं आराम से कंपेयर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में और उनके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में मुझे क्या नज़र आ रहा है, आइडेंटिकलनेस, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मैं यूनिफॉर्म तरीके से काम कर रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग, एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है अरमान, बहुत पढ़ने की कोशिश करी लेकिन बेचारा नहीं पढ़ पाया, तो उनके अब्बा ने उनको स्टेशनरी की दुकान खुलवा दी और कहा मेरे बच्चे तू पेन बेच, आराम से पेन बेच। अब अरमान के अब्बा ने उनको एक किराए की दुकान खरीद कर दी जिसकी कॉस्ट रेंट 10,000 पर मंथ आता ही आता है। 10,000 पर मंथ का रेंट आता ही आता है। तो ये एक तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ये पेन बेचें या ना बेचें, इन्हें 10,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, है ना। फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा 11th-12th में, इतना तो हम जानते हैं, और आगे अभी इसमें भी पढ़ेंगे हम, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। बहरहाल 10,000 पर मंथ की कॉस्ट आनी है, इनकी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब अरमान क्या करते हैं, 1000 पेन खरीद के लाते हैं और 1000 पेन में पर पेन की जो कॉस्ट है वो 7 रुपये। कितनी है? 7 रुपये। ठीक है, तो अगर पर पेन की कॉस्ट की बात हो तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है। एक पेन बेचेगा तो 7 रुपये की कॉस्ट आएगी। अब ये हर पेन को सेलिंग प्राइस है 10 रुपये का, ठीक है। 1000 पेन खरीद के लेकर आए। अब इन्होंने क्या करा, दिन में 300 पेन बेच दिए, 300 पेन, और 300 पेन पे हर पेन पे इन्हें 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 900 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो गया एक दिन में। ये अपने घर पहुंच गए और घर पहुंच के अपने अब्बा से कहते हैं, अपने फादर से कहते हैं, अपने बाबा से कहते हैं कि भैया हमने 900 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। मैंने पापा 900 रुपये कमा चुका हूँ मैं, आप खुश हो जाइए, आपका बेटा कमाने लग गया। तो इनके पापा क्या कहेंगे कि भैया ये जो 900 रुपये आप कमा कर आए हो ना,
ये 900 रुपये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कमाए आपने। पहले 900 कर कर ये 10,000 इकट्ठा करो। समझ में आई बात? ये नहीं आती। ये जो 900 रुपये तुम कमा के लाए हो, इसमें सिर्फ अभी एक ही तरीके की कॉस्ट रिकवर हुई है, वेरिएबल कॉस्ट। जब तक ये 10,000 रुपये 900 करके इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक तुम प्रॉफिट में नहीं हो। यानी आपको इतने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, है ना, आपको इतने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे कि पहले ये 10,000 पर मंथ का रेंट रिकवर हो जाए। उसके बाद जो आप अपना पेन बेचोगे और उसके ऊपर 3 रुपये का प्रॉफिट कमाओगे, फिर वो तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। समझ में आई बात? ये नहीं आती। जब तक 10,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो जाती, तब तक वो जो 3 रुपया तुम्हें हर पेन पर बच रहा है, वो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। इस तरह की सोच के साथ जब कॉस्टिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग। इट इज़ द असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहाँ पर आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके चलते हैं। पहले आप अपने प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी करते हैं। अब उस पर जो प्रॉफिट आया उसे अपना प्रॉफिट तब तक नहीं कहोगे जब तक वो 3 रुपये आपको आपका फिक्स कॉस्ट कवर करके ना दे दें। समझ में आई बात? ये नहीं आती? जी सर, समझ में आई। अब एक लास्ट टॉपिक बस इस जगह पर रह जाता है, और वो है कि ये जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैं सीखने जा रहा हूँ, जो ये नई चीज़ मेरे लिए है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैं 11-12 से सीख रहा हूँ। और अभी इस सब्जेक्ट में सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सीखी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, एक बात तो आपको समझ में आई होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आप अपने लिए कर रहे हैं, यानी आप अपनी मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज़र्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल यूज़र्स हैं इसके, है ना। ओनर खुद भी इसका एक यूज़र है, गवर्नमेंट भी इसकी यूज़र है, बैंक भी इसके यूज़र्स हैं। एक तो यूज़र्स में डिफरेंस है, और दूसरी चीज़, जब कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए है। लेकिन जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर आप एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू, इनकम, समझ में, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करते हैं। चलें, फिर भी डिफरेंस के यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पढ़ा देता हूँ, उससे बात ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला आता है पर्पस। देखिए जी, जब आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन तो देखो दोनों जगह से ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो मिल रहा है आपको रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ एज अ होल, पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट मिल रहा है आपको। लेकिन जब कॉस्ट अकाउंटिंग हो रही है तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, पहली बात तो सिर्फ मैनेजमेंट को मिल रही है, ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग ले पाए। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब की जाती है तो वहाँ पर जैसे कंपनी मान लो अकाउंटिंग कर रही है, तो कंपनी जब अकाउंटिंग करेगी तो कंपनीज एक्ट फॉलो करेगी, इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो किया जाएगा। मतलब अकाउंटिंग करते वक्त आप एक्ट फॉलो करते हो। लेकिन जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ये वॉलेंटरीली होती है। यहाँ पर किसी कानून का आपके ऊपर दबाव नहीं होता, ये आप अपने लिए कर रहे हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर आज के ज़माने में कंपनीज एक्ट ने कॉस्ट अकाउंटिंग को भी ऑब्लिगेटरी कर दिया है। तो ये CMA स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग को भी जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्लिगेटरी है, कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इनकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ती थी आज तक लोगों को, और इसी वजह से इसका चलन भी ज़्यादा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग भी अब कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हो गई? ऑब्लिगेटरी हो गई। अदरवाइज़ तो ये पहले वॉलेंटरी बेसिस पर ही की जाती थी। समझ में आई बात? ये नहीं आती। अब बात आए रिकॉर्डिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग है वो नेचर के एक्सपेंस के नेचर के बेसिस पर होती है। जैसे रेवेन्यू हो गया और कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो गई, इनको अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को उसी साल P&L में भेज देते हैं, कैपिटल को धीरे धीरे करके डेप्रीशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटिंग है ना,
यहाँ पर पर्पस जो है वो कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग, इस तरीके से चलता है यहाँ पर। समझ में आई बात या नहीं आती? अच्छा, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है तो वहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो साल के एंड में ही आता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की जो कॉस्ट रिपोर्ट्स है वो आप जब चाहे तब ले लीजिए। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर आपको साल के एंड में ही कॉस्ट रिकॉर्ड चाहिए, आप मंथली कॉस्ट रिकॉर्ड ले लीजिए, आपको जब डिसीजन लेना है तब आप रिकॉर्ड्स निकलवा लीजिए। समझ में आई बात या नहीं आती? फाइनेंशियल अकाउंट जो अकाउंट्स हैं वो पूरे बिजनेस के होते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक छोटा सा हिस्सा है। समझ में आई बात या नहीं आती? यहाँ सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, यहाँ नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो सकती है, नॉन मॉनेटरी। समझ में आई बात या नहीं आती? अब जैसे बात समझिए, सुनते रहिएगा। कॉस्ट वो भी होती है जो एक्सप्रेस होती है, और कॉस्ट ऐसी होती है जो इम्प्लाइड भी होती है। एक्सप्रेस कॉस्ट जैसे कि सैलरी, जिसे आप कैश में पे कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लाइड कॉस्ट क्या होती है? इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है? आप अपनी जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जगह पर, खुद की जगह पर, और उससे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना? तो इस 1 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने क्या करी होगी? सारी एक्सप्रेस वाली कॉस्ट माइनस कर दी होगी। जो जो आपने जेब से पे करा होगा आपने उसे माइनस कर दिया होगा। लेकिन जब वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप अपने घर लेके जाते हैं तो आपके फादर कहते हैं कि भैया 60,000 का रेंट तो मुझे वैसे भी मिल रहा था जगह से, तो तू 1 लाख का प्रॉफिट कमा के नहीं लाया मेरे मुन्ना, 40,000 का प्रॉफिट कमा के लाया है। तो आपके फादर ने एक ऐसी कॉस्ट माइनस करी जो इम्प्यूटेड थी, इम्प्लाइड थी। उन्होंने कहा तुमने मुझे 1 लाख कमा के नहीं दिए मेरी जगह से, मुझे सिर्फ 40,000 कमा के दिए, 60,000 का रेंट तो मैं वैसे ही कमा लेता। तो यहाँ पर नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया जा सकता है डिसीजंस लेते वक्त। समझ में आई बात या नहीं आती? तो ये बात कहना चाह रहा था मैं। ये कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग फैक्ट्स और फिगर्स पर चलती है। यहाँ पर कुछ एस्टिमेट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग में बजट बनाए जाते हैं पहले से, स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई जाती है पहले से, तो वो सब एस्टिमेट ही होते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? बाकी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बस इतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये एक मैंने यहाँ तक इसको रिकॉर्ड कर दिया, पूरे यूनिट नंबर 1 को। सबसे बड़ा यूनिट था ये, पहला वाला यूनिट, और इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक्स भी इसी यूनिट्स के अंदर होते हैं। ठीक है ना?